अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं हमारी न्यू सीरीज़ जानिए अपना अगला सफ़र, जहाँ हम आपको दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज़ का टूर कराएँगे और साथ ये भी बताएँगे कि अगर आप खुद जाना चाहें तो कैसे जा सकते हैं। आज हम बात करेंगे टर्की की और मेरे साथ मौजूद हैं शुमाइल जावेद जो कि एक एक्सपर्ट ट्रैवलर हैं और अब तक 60 प्लस कंट्रीज़ ट्रैवल कर चुके हैं। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया आपका और आपने बहुत ज़बरदस्त डेस्टिनेशन आज सेलेक्ट की है। टर्की मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं बहुत ज़्यादा विज़िट कर चुका हूँ। बल्कि जो हमने ये कंपनी स्टार्ट की थी आइबेक्स ग्लोबल टूर्स, तो ये हमने सबसे पहला ट्रिप ही टर्की का रखा था। और अभी तक मेरे वहाँ के तकरीबन 50 प्लस विज़िट्स हो चुके हैं वाह। और हमेशा जब मैं जाता हूँ तो मुझे वो जगह बोर नहीं करती। तो बहुत ज़बरदस्त डेस्टिनेशन है, हर किसी को लाज़मी विज़िट करनी चाहिए और पाकिस्तान से तो लाज़मी करनी चाहिए। और इसमें एक ख़ास चीज़ ये है कि जो इस्तांबुल शहर है, ऐसा शहर आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा जो 2 कॉन्टिनेंट्स में आ रहा हो। इस्तांबुल एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। तो मेरे ख़्याल से कोई और शहर नहीं है जो 2 कॉन्टिनेंट्स में आ रहा है और इतनी उसकी ख़ासियत है। तो टर्की लाज़मी विज़िट करना चाहिए। शायद यही रीज़न है कि पाकिस्तानीज़ के अंदर फ़ेमस भी बहुत ज़्यादा है टर्की। तो अगर कोई पाकिस्तानी फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा है तो टर्की कैसा ऑप्शन है? टर्की एक तो अर्तुगरुल की वजह से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। जब से वो ड्रामा आया तो उसके बाद से हमें बहुत क्यूरीज़ आती थी और बहुत सारे लोग वहाँ जाना चाहते हैं और अर्तुगरुल का मज़ार भी विज़िट करते हैं। वहाँ और भी बहुत सारी जगह हैं खैर विज़िट करने वाली। जो आपका सवाल है कि पाकिस्तानियों को पहली टाइम पे या अगर पहला विज़िट कर रहे हैं वो रखना चाहिए, तो मेरे ख़्याल से ज़रूर करना चाहिए। अगर आप वीज़ा ले सकते हैं ईज़िली तो तब टर्की आपकी फ़र्स्ट डेस्टिनेशन लाज़मी होनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पे हलाल फूड का मसला नहीं है, लोग बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तानियों को बहुत वेलकम करते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त डेस्टिनेशन है। लेकिन अगर आप वीज़े की बात करती हैं तो थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं अगर आपने पहले कहीं और ट्रैवल नहीं किया हुआ तो। मेरा सेकंड क्वेश्चन भी वीज़ा है कि कौन-कौन से वीज़ा होते हैं? कोई वीज़ा के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स या प्रोसेस किस तरीके का है? प्रोसेस थोड़ा-सा इसका लेंथी है, वो मैं आपको अभी गाइड कर देता हूँ, लेकिन 2 कैटेगरी के वीज़ाज़ होते हैं। एक इनका स्टिकर वीज़ा है और एक ई-वीज़ा है। ई-वीज़ा सिर्फ़ वो लोग ले सकते हैं जिनके पास शेंजन, यूके, यूएसए, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया इस टाइप का कोई भी वीज़ा है, जो कि मल्टीपल एंट्री होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। हुँ। या फिर उनके पास इनमें से किसी एक जगह की पीआर है, जो उनका टेम्परेरी रेज़िडेंशियल कार्ड होता है। अगर उनके पास वो है या वीज़ा है, तो वो ई-वीज़ा अवेल कर सकते हैं टर्की का और वो 2 से 3 घंटे के अंदर-अंदर आ जाता है। और जो स्टिकर वीज़ा है उसका क्या प्रोसेस है? जो स्टिकर वीज़ा है वो थोड़ा-सा लेंथी प्रोसेस आ जाता है क्योंकि उसे आपने यहाँ पे पहले पूरा वीज़ा फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है। हुँ। उसके बाद एक पीएनआर एक नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक चेकलिस्ट दी जाती है जिसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। जिसमें आपके अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स होंगे, हुँ। आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट होगा और बैंक स्टेटमेंट्स आपकी सारी अटैच होंगी। अगर जॉब कर रहे हैं तो सिर्फ़ पर्सनल बैंक स्टेटमेंट, अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस की भी और पर्सनल बैंक स्टेटमेंट भी। तो ये सारी चेकलिस्ट तो हम वीडियो में साथ अटैच कर देंगे। लेकिन ये काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको अपने वीज़ा फॉर्म के साथ अटैच करके फिर सबमिट करवाने होते हैं और इसमें आपकी जो क्लोजिंग बैलेंस है वो भी 1 मिलियन प्लस ही होना चाहिए आजकल के टाइम के हवाले से। अगर हम स्पेसिफिकली टूरिज्म की बात करें तो कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? जो डॉक्यूमेंट्स की बात है तो 3 मेन चीज़ें होती हैं जो आपने किसी भी एम्बेसी को क्लियर करनी होती हैं। एक हुँ। अपने फाइनेंशियल सिचुएशन कि आपकी अर्निंग आ कहाँ से रही है और कितना आप अर्न कर रहे हैं, ये चीज़ आपने ज़रूर साबित करनी होती है। सेकंड आपने अपने फैमिली टाइज़ शो करने होते हैं कि आप अगर जा रहे हैं बाहर तो आप क्यों वापस आ रहे होंगे, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। और थर्ड आपकी जो जॉब होती है वो बहुत मैटर कर रहा है कि आप किस सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, किस कैटेगरी की आपकी जॉब है। क्या वो ऐसी है कि आप छोड़ के कहीं और मूव कर सकेंगे हुँ। या क्या वो ऐसी है कि जो आपको वापस लाने पे मजबूर मजबूर कर करेगी। दिए, बिल्कुल। तो फाइनेंशियल टाइज़ आपने अपने शो करने होते हैं, अपने इसमें जॉब भी आ जाती है और आपके बैंक स्टेटमेंट वगैरह आ जाती है। फैमिली टाइज़ शो करने होते हैं जिसमें आपका एफआरसी और इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। और थर्ड आपकी चीज़ आती है ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री आपका पासपोर्ट बता देता है और जब आप वीज़ा फॉर्म फिल कर रहे होते हैं उसमें आप मेंशन कर देते हैं। रिफ्यूज़ल का कितना चांस होता है? ये सारी चीज़ें अगर आपकी ठीक हों, अगर आपकी जॉब ठीक है और उसके हुँ। डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्लियर हैं, आपके पास फाइनेंसेस इतने हैं कि आप ट्रैवल कर सकते हैं और उन्हें शो कर सकते हैं कि आपका ट्रैवल करने के बाद भी आपके पास कुछ ना कुछ मौजूद होगा, तो रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा-सा भी मसला है, तो ऑब्वियसली एम्बेसी आपको वीज़ा नहीं देगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब अगर हम बात करें फ्लाइट्स की तो पाकिस्तान से टर्की जाने के लिए कौन-कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं? बहुत सारी फ़्लाइट ऑप्शंस हमारे पास पाकिस्तान से अवेलेबल हैं। डायरेक्ट फ़्लाइट्स में अगर आप जाएँ तो टर्किश एयरलाइन चलती है इस्लामाबाद, लाहौर, कराची तीनों जगहों से। कराची से एक और एयरलाइन है जो टर्की की है, पेगासस एयरलाइन जो काफ़ी इकोनॉमिकल भी है, वो भी कराची से डायरेक्ट फ़्लाई करती है। और इसके अलावा इतिहाद, कतर, एमिरेट्स, जज़ीरा एयरवेज़ काफ़ी सारी एयरलाइन के आपके पास ऑप्शन है जो आपको टर्की के साथ कनेक्ट करते हैं। हुँ। अगर आप डायरेक्ट लेना चाहें तब भी ऑप्शन मौजूद है, इनडायरेक्ट भी मौजूद है।
ठीक है। अगर हम फ्लाइट डायरेक्ट कर रहे हैं तो टर्की में किसी स्पेसिफिक सिटी में लैंड करना ज़्यादा ठीक रहेगा या कहीं पर भी जी, कर सकते डायरेक्ट हैं? फ्लाइट अगर आप ले रहे हैं तो आप इस्तांबुल में ही लैंड करेंगे वहाँ पे। ठीक है। क्योंकि वो आप किसी भी एयरलाइन से डायरेक्ट जा रहे हो, हुँ, हुँ। पेगासस हो, टर्किश एयरलाइन हो या पीआईए हो, वो आपको इस्तांबुल में ही लैंड करवाएगी। ठीक है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आफ्टर द फ्लाइट्स इट्स अकोमोडेशन। उसके क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं? कोई स्पेसिफिक प्राइस रेंज? अकोमोडेशंस काफ़ी सारी अवेलेबल हैं, वो जिस तरह मैंने आपको बताया कि हर जगह पे हॉस्टल्स, होटल अवेलेबल होते हैं। और लेकिन टर्की में इकोनॉमिकल ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं कि अगर आप सिटी सेंटर में भी स्टे करना चाह रहे हैं, 3 स्टार होटल में लेना चाह रहे हैं, तो वो आपको राउंड अबाउट कोई 60 यूरो से स्टार्ट हो जाएगा पर रूम पर नाइट। हुँ, तो काफ़ी सारी आपके पास हर जगह पे बल्कि अकोमोडेशन वहाँ पे तकसीम स्क्वायर में आप चले जाएँ तो डिफरेंट एयरबीएनबीज़ हैं और हर दूसरी बिल्डिंग ही तो होटल है वहाँ पे तकरीबन। तो बिल्कुल। बहुत ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, डिपेंड करता है आपको कौन-सी रिक्वायर्ड है। क्या जाने से पहले होटल बुक करना ज़रूरी है या ऑन स्पॉट भी कर सकते नहीं, हैं? आप जिस भी जगह पे जा रहे हैं और पहली बार जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप होटल पहले से बुक कर लें। एक तो इमिग्रेशन पे भी ये लाज़मी सवाल होता है कि आपकी होटल बुकिंग है या नहीं है। एक तो इस वजह से और दूसरा आप जब जा रहे हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ का आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है तो वहाँ पे आपकी अकोमोडेशन पहले से बुक होनी चाहिए। अगर कोई पाकिस्तानी 1 वीक के लिए एक नॉर्मल आम कॉमन पाकिस्तानी 1 हफ्ते के लिए टर्की ट्रैवल कर रहा है, तो उसके लिए क्या बजट उसको अपने माइंड में रखना चाहिए या कोई स्पेसिफिक जगहें हैं जो उसको फर्स्ट टाइम में तो लाज़मी कवर करनी चाहिए? ये टोटली डिपेंड करता है बंदा वहाँ पे खर्च करना कितना चाहता है। मतलब आप 3 लाख से लेके 30 लाख तक 1 हफ़्ता वहाँ पे गुज़ार सकते हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। क्योंकि जो सबसे सस्ती हुँ, एयरलाइन ऑप्शन है वो हमारे पास कराची से पेगासस एयरलाइन है जो तकरीबन 1,25,000 से 1,35,000 कॉस्ट करती है। जो इनका स्टिकर वीज़ा आ जाता है वो आपको 55 से 60,000 कॉस्ट करता है। तो 2 लाख रुपए तो तकरीबन यही हो गया। ये ओके। आपकी फ़िक्स कॉस्ट है जो कि कम हुँ, नहीं हो सकती। ठीक है। इसके आगे जो जितनी भी चीज़ें हैं उसमें आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 3 स्टार अगर आप नॉर्मल स्टैंडर्ड होटल लेते हैं तो 50 यूरो से तकरीबन स्टार्ट हो जाता है। इसी में अगर आप 5 स्टार होटल लें तो वो 100 यूरो से स्टार्ट होगा और वो 3 साढ़े 300 यूरो तक भी ईज़िली जाएगा। और ट्रांसफ़र्स वहाँ पे इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप प्राइवेट करना चाहें तो वो महँगे पड़ेंगे। अगर आप उनकी लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना चाहें जिसमें मेट्रो भी है, उनकी लोकल ट्रेन्स हैं, तो वो आपको काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ती है। मतलब मेरे ख़्याल से 3 साढ़े 3 लाख में भी आप हफ़्ता वहाँ पे ईज़िली गुज़ार सकते हैं, जिसमें आपकी अकोमोडेशन, टिकट आपका वीज़ा और मील्स, नॉर्मल हुँ, मील्स हुँ। भी आ जाएँगी। और अगर आप अच्छा एक टूर करना चाहते हैं हफ़्ते का, तो वो आपको तकरीबन 5-6 लाख तो कॉस्ट करेगा। कोई स्पेसिफिक ट्रैवल आइटनरी 1 हफ्ते के अंदर कि ये चीज़ें तो लाज़मी देखनी चाहिए? डिपेंड करता है आप कितना ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ लोग जाते हैं वो 1 हफ़्ते में इस्तांबुल भी पूरी तरह से विज़िट नहीं कर सकते। लेकिन एक जो हमारा स्टैंडर्ड प्लान बना हुआ है 1 हफ़्ते का उसमें हम इस्तांबुल, कोन्या और कैपाडोशिया ये 3 जो सिटीज़ हैं ये लाज़मी कवर करवाते हैं और वो बड़ा ईज़िली कवर हो जाते हैं। उसमें सारी ही तकरीबन मैक्सिमम जो मेन हाइलाइट्स हैं वो हम कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे इस्तांबुल की हिस्टोरिकल गलियों से लेके हाया सोफिया, ब्लू मॉस्क, ग्रैंड बाजार और कैपेडोशिया के हॉट एयर बलून से लेके खूबसूरत कुदरती और हिस्टोरिकल टूरिस्ट स्पॉट्स पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।